तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंटीग्रल के बारे में हम फॉर्मली एफएससी और बीएससी के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं, और अगर हमें कोई कहा जाए कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा हम इस चीज़ के बारे में भी जानते होते हैं कि अगर कोई इंटरवल, हमें क्लोज इंटरवल ए बी गिवन है और किसी फंक्शन को अगर हम इस इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेट करना चाहें तो इससे क्या मुराद है। काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें जो है हम एफएससी और बीएससी के अंदर एज आ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन के तौर पर करते हैं। हालांकि अभी जो हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है। और यहाँ देखें, नो डाउट जो इंटीग्रेशन है इसकी बड़ी एप्लीकेशंस है, जिसमें से एक हम जानते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ और एक्स एक्सिस दोनों के दरमियान एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। इसकी एप्लीकेशंस फ़िज़िक्स में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, इकोनॉमिक्स में भी हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट में हैं। यहाँ हमारा मकसद इसको प्योरली मैथमेटिकल एस्पेक्ट से देखना है कि हम इसको फ़िलासफ़िकली किस तरीके से नोशन ऑफ इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एनालिसिस में जब भी हम इंटीग्रल की बात करते हैं, जैसे कोई फंक्शन f जो है अगर वो इंटीग्रेबल हो ऑन इंटरवल ए बी, तो यहाँ पर इससे मुराद जो है वो यही इंटीग्रल होता है। और हम ज़्यादातर इसको जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल इस वजह से ही कहा जाता है कि असल में इंटीग्रल ये है और दूसरा जो इंटीग्रल है उसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसमें हम इन लिमिट्स को कंसीडर नहीं करते। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्टीशन से। अगर हमारे पास कोई इंटरवल है ए बी और हम कहते हैं कि P जो है डैट इज़ द पार्टीशन ऑफ ए बी, अगर हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स हों x नॉट x1 अप टू xn, उनके ऊपर कंडीशन ये हो कि पहले पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं a इज़ इक्वल टू x नॉट, फिर नेक्स्ट पॉइंट उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा पॉइंट, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे यहाँ तक कि आखिरी पॉइंट xn b के बराबर होगा और उससे पहले वाला पॉइंट नो डाउट xn -1 होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी इंटरवल अगर हमारे पास है, देखें ये इंटरवल ए बी है हमारे पास क्लोज इंटरवल, इस पॉइंट को हमने x नॉट से ताबीर किया, इसके बाद ये x1 है, फिर यहाँ पर ये x2 है और फिर यहाँ पर x3 है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इनके दरमियान कितना डिस्टेंस हो। ऐसा भी हो सकता है कि x3 के बाद x4 एग्जैक्टली यहाँ पर बिल्कुल साथ हो, लेकिन इसके बाद x5 इंतहाई दूर हो। तो इसी तरीके से ये इसके दरमियान पॉइंट ऐड होते रहेंगे जिनका आपस में डिस्टेंस इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ये b हमारे पास जो है वो xn कहलाएगा और इससे पहले ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास xn -1 होगा। तो इस तरीके से आप देखें, हम इस इंटरवल ए बी को सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला सब इंटरवल जो है वो x नॉट से x1 है, फिर x1 से x2 है, फिर x2 से x3 है, फिर x3 से x4 और फिर इसी तरीके से x5 एंड अप टू सो ऑन, जिसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। और ये कहलाते हैं, ये जो सब इंटरवल्स होते हैं, दीज आर नोन एज द कंपोनेंट ऑफ द पार्टीशन। और नो डाउट जिस तरीके से हमने यहाँ पर a और b के दरमियान तकरीबन n पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो ये हमारे n पॉइंट्स जो हैं हम डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं। हर दफ़ा वो डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर a और b रियल नंबर हैं तो इसके दरमियान इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से हमने एक फ़ाइनाइट सिर्फ सिलेक्शन लेनी होती है n पॉइंट्स की। तो इस लिहाज से जब हम डिफरेंट पॉइंट चूज़ करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट पार्टीशंस आएंगी। और n से मुराद है कि फ़ाइनाइट होने चाहिए, 9 पॉइंट भी अंदर हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम लेंथ होती है किसी भी कंपोनेंट की लेंथ से यहाँ पर मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल ए बी गिवन हो, जैसे ये क्लोज इंटरवल ए बी है, तो इसकी लेंथ से जो मुराद हम लेते हैं वो होता है असल में इन दोनों का आपस में डिफरेंस कंसीडर कर देते हैं b माइनस ए। तो यहाँ पर भी अगर कंपोनेंट की लेंथ की बात करेंगे तो ये होगा x1 माइनस एक्स नॉट, इसकी लेंथ होगी x2 माइनस x1, इसकी लेंथ होगी x3 माइनस x2। इसी तरीके से इसमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो कहलाएगी
नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। और ये नॉर्म जो है वो डिफरेंट है जो हम नॉर्म स्पेसिस के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ जो है इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस नोटेशन के साथ। मैथमेटिकली इसका मतलब है कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज पॉइंट्स। और नो डाउट ये पॉइंट्स हमेशा पॉजिटिव होंगे क्योंकि हर इंटरवल के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रीवियस पॉइंट से बड़ा होता है। कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखिए। अगर हमारे पास एक इंटरवल है 110 तो हम देखें एक पार्टीशन P1 इसको कंसीडर कर सकते हैं कि पहला पॉइंट 1 है, आखिरी पॉइंट 10 है और इसके दरमियान हमने 2 पॉइंट ऐड किए हैं। इसी तरीके से अगर P2 की बात करें, पहला पॉइंट 1 है, आखिरी पॉइंट 10, हमेशा ऐसे ही होगा, इसके दरमियान हमने 1 2 3 4 पॉइंट ऐड किए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखिए P3 के अंदर पहला पॉइंट 1 है, आखिरी पॉइंट 10 है और दरमियान में हमने पॉइंट इस तरीके से ऐड किए हुए हैं कि 1 + 9/100, फिर 1 + 2 टाइम्स 9/100, फिर उसके बाद 1 + 3 टाइम्स 9/100। इसी तरीके से चलते जाते हैं तो फिर आ जाता है 1 + 99 टाइम्स 9/100 और आखिरी 1 प्लस जब 100 टाइम्स 9/100 करेंगे तो वो 10 के बराबर आ जाएगा। ये असल में हमने इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है कि 10 और 1 इन दोनों का डिफरेंस लिया है और टोटल 100 पार्टीशंस की हैं। तो फिर अगर 100 पार्टीशंस करते टोटल तो हर पार्टीशन में जो डिफरेंस है वो 9/100 का होना चाहिए था, तो वही हमने कंसीडर किया। इसमें हर दो कंपोनेंट जो है उनका डिफरेंस 9/100 है, इस वजह से इसकी नाम जो है वो भी 9/100 के बराबर होगी। और जनरली नो डाउट हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर हम इस 110 इंटरवल के अंदर n पॉइंट्स ऐड करते तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता 10 - 1/n मीन्स 9/n और इस तरीके से हमने इसको 1 फिर 1 + 9/n फिर 1 + 2 टाइम्स 9/n लास्ट होगा 1 + 9 टाइम्स 9/n जो कि 10 के इक्वल होगा। और आप ये नोट कर सकते हैं कि इन जो पहली हमारे पास पार्टीशन थी, इस पार्टीशन में हमारे पास जो 1 और 2 के दरमियान आपस में डिफरेंस 1 है, फिर 2 और 3 के दरमियान जो है 1 है, फिर 3 और 10 के दरमियान 7 है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 7 है, इसी वजह से इसकी नाम जो है वो 7 के बराबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये डिस्टेंस 3 है, फिर ये डिस्टेंस 3 है और फिर ये डिस्टेंस 1 है। तो सबसे ज़्यादा क्या है 3, तो P2 की जो नाम है वो 3 है। इसी तरीके से P3 की नाम 9/100 है और P4 की जो नाम है वो 9/n है। आप देखें कोई भी इंटरवल है हम उस पर इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस बना सकते हैं और इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है कि हम इसमें जितने मर्ज़ी पॉइंट कंसीडर करें। जैसे देखें फ़र्क सिर्फ ये होना चाहिए कि पहला पॉइंट अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देते 1.1, फिर हम ऐड कर देते 1.2, फिर हम ऐड कर देते 1.3, फिर 1.5, फिर 5 और फिर 10। और ये भी एक पार्टीशन है 110 के ऊपर। Next we have refinement of the partition. Let P and P star be two partition on interval AB. और अगर P सबसेट हो P स्टार का तो देन P स्टार दूसरे लफ्ज़ों में यानी P स्टार कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ P एंड पॉसिबली सम अदर पॉइंट्स एज वेल, यानी कम से कम एक पॉइंट उससे ज़्यादा ज़रूर होना चाहिए। देन P स्टार इज़ सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ P। जैसे आप देखें हम इंटरवल कंसीडर कर रहे थे 110 और इसके ऊपर अगर हम एक पार्टीशन बनाते हैं P और उसके अंदर जो पॉइंट है वो आ जाता है 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है और 10 है। और इसके बाद हम एक Q पार्टीशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 1 है, 2, 3 और फिर 10 है। और इसी तरीके से एक R पार्टीशन बनाते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट है वो है 1, 2, 3, 7, 9 और 10। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें Q सबसेट है P का और R जो है डेट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ P या फिर P इज़ नॉट द सबसेट ऑफ R। तो
इस लिहाज से जो हमारे पास P है डैट इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ Q। अब देखें क्योंकि जब हम रिफाइनमेंट बनाते हैं तो एक किस्म के उसमें ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो इस वजह से ये चांस हो सकता है कि उसकी नाम कम हो। जैसे आप देखें यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 है, यहाँ पर फिर 1 है और यहाँ पर 7 है, यानी हमारे पास नाम ऑफ Q जो है डैट इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पर ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये डिस्टेंस 2 है, फिर ये डिस्टेंस हमारे पास 2 और फिर ये डिस्टेंस 3 है। मींस के जो नॉर्म ऑफ P है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। आप देखें कि रिफाइनमेंट की जो नॉर्म है वो कम हो गई है। इसी वजह से ये हमने नीचे रिमार्क लिखा है कि इफ़ P1 इज़ द सबसेट ऑफ P2 मींस P2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1 देन द नॉर्म ऑफ P2 विल डिक्रीजेस। क्योंकि जब हम पॉइंट्स ऐड करते हैं तो उससे चांस होता है कि या तो नॉर्म कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है। जैसे देखें हमारे पास ये 1 और 10 है, इसमें जब हम सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और अब हम चाहते हैं कि एक और पॉइंट ऐड करें, तो इससे ये जो 3 पॉइंट की पार्टीशंस हमारे पास बन रही है तो ये उसकी रिफाइनमेंट होगी। इस वजह जैसे ही हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे आप देखेंगे इसकी जो नॉर्म है वो पहले हमारे पास नॉर्म ये थी, इससे पहले चलें इसको, अगर पहले ये नॉर्म है लेकिन अगर मैंने पॉइंट जो है वो इस जगह पर ऐड कर दिया है तो अब इसकी नॉर्म जो है वो ये वाली लेंथ है। तो होता क्या है कि जब हम कोई पॉइंट ऐड करते हैं तो उससे जो नॉर्म है वो कम हो जाती है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो नॉर्म्स का आपस में जो रिलेशन होता है, जैसे आप देखें इसके अंदर हमारे पास इसकी जो नॉर्म है वो किसके बराबर है। यहाँ ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये डिस्टेंस 1 है, फिर ये 4 और फिर ये 2 है और फिर ये 1 है, यानी नॉर्म ऑफ जो R है डेट इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ लेस देन और लेस देन 7 विच इज़ नॉर्म ऑफ Q। लेकिन इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे की ज़रूरी तो नहीं है कि रिफाइनमेंट हो, तो कन्वर्स होल्ड नहीं करता। इससे ये मुराद है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दो पार्टीशन की नॉर्म अगर एक पार्टीशन की दूसरे से कम हो तो फिर उनमें कोई रिफाइनमेंट वाला रिलेशन जो है वो पाया जाता हो। अब हम आते हैं रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन पर। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है और बाउंडेड है ऑन ए बी। बाउंडेड का मतलब है कि ये फंक्शन जो है इसके ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कैद किया जा सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन P ऑफ ए बी। क्योंकि ए बी अगर हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी पार्टीशंस बन सकती हैं। जैसे हम एक वेरिएबल पार्टीशन जो है वो कंसीडर करते हैं कि उसमें पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो a इज़ इक्वल टू x0 होगा, फिर इसके बाद x1 होगा, फिर इसके बाद x2 होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे तो एक पॉइंट xi-1 आएगा, फिर xi आएगा, फिर इसके बाद इसी तरीके से चलते जाएंगे और आखिरी हम सेकंड लास्ट चलें xi-1 और लास्ट xn। तो इसको हम वेरिएबल कंसीडर करके हम कह रहे हैं बात कर रहे हैं xi-1 और xi के दरमियान, जिसको हमने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है xi-1 और xi के दरमियान जो पॉइंट्स है या इसके दरमियान जो है ये हमारे पास पॉइंट है, इसके दरमियान जो फंक्शन का ग्राफ है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कैपिटल Mi से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इन्फीमम वैल्यू है उसको हम स्मॉल mi से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सुप्रीमम और इन्फीमम इस वजह से एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन जो है हमारे पास वो बाउंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले इंटरवल की बात करते यहाँ पर x0 और x1 के दरमियान, तो इसके जो सुप्रीमम होता उसको हम कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट करते, इसके दरमियान कैपिटल M2 से, और इसी तरीके से अगर हमारे पास इनके दरमियान हम बात करते जो सुप्रीमम वैल्यू है वो कैपिटल Mn से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिमिलर सिचुएशन होल्ड फॉर इन्फीमम ऑफ fx। अब हम देखें एक अपर सम डिफ़ाइन करते हैं
और अपर सम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं, देखें ये हम इंटरवल ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो a इज़िकल टू एक्स नॉट है, और फिर हमारे पास x1 पॉइंट है, फिर x2 पॉइंट है, और इसी तरीके से x3 पॉइंट है, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो लास्ट जो है वो xn होगा, और इससे पहले xn -1 पॉइंट होगा। इसके दरमियान फंक्शन जो सुप्रीमम वैल्यू रखता है वो m1 है, इसके दरमियान जो है वो m2 है, इसके दरमियान m3 है, और इसी तरीके से इसके दरमियान जो है वो mn है। अब इसमें ये जो डिफरेंस है हमारे पास, ये हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा x1 के साथ, मींस ये इक्वल है x1 माइनस एक्स नॉट। इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो है वो डेल्टा x2 के बराबर होगा, तीसरा डेल्टा x3 के बराबर होगा, और ये हमारे पास जो है वो डेल्टा xn के बराबर होगा। तो हम ये सुप्रीमम जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डिफरेंस के साथ, मींस m1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा x1 के साथ, फिर प्लस m2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा x2 के साथ, और इसी तरीके से m3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा x3 के साथ, और ये सिचुएशन जो है वो चलती रहती है, और mn को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा xn के साथ, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं समेशन i इज़िकल टू 1 to n mi डेल्टा xi। इसी तरीके से जो इन्फीमम की वैल्यूज़ हैं उसके लिहाज से हम ये लोअर सम डिफ़ाइन करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं i इज़िकल टू 1 to n स्मॉल mi डेल्टा xi। अब इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है अपर सम की और लोअर सम की, तो आइए हम उसको देखते हैं। अभी आप देखें, अगर हम एक आइडियल अपनी तरफ से कोई ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास इस किस्म का ग्राफ है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये A हमारे पास है और ये B है। समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये तो है x नॉट आ गया, फिर ये x1 है, x2 है, x3 है, x4, x5, और इसको हम x6 का नाम दे लेते हैं। अब देखें, अगर हम इस में बात करें इंटरवल के अंदर, सब इंटरवल जो बनता है, ये वाली लेंथ हमारे पास डेल्टा x1 के बराबर है। अब इस इंटरवल में जो इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो हमें नज़र आ रहा है कि ये हाइट सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और ये हाइट जो है डेट इज़ इक्वल टू m1। इसी तरीके से दूसरे इंटरवल में अगर हम बात करें तो ये डेल्टा x2 लेंथ आ जाती है, और इसमें ये इस फंक्शन में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसके दरमियान यही है, तो ये हाइट जो है वो m2। ये मैंने फंक्शन ही ऐसा कंसीडर किया कि जिसमें हम बड़ी आराम से देख सकें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू है क्या। जैसे अब नेक्स्ट में आप देखें कि क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये वैल्यू जो है वो m3 के बराबर होगी, और ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा x3 के बराबर होगा। ऐसे ही आप इसमें देखें, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x4 के बराबर होगा, और ये हाइट m4 के बराबर होगी। इसी तरीके से ये हाइट जो है वो m5 के बराबर होगी, और ये डिफरेंस जो है वो डेल्टा x5 के बराबर होगा। अब सिमिलर इसी तरीके से हमारे पास ये फंक्शन यहाँ तक जा रहा है, तो ये m6, और ये जो विड्थ हमारे पास है ये डेल्टा x6 के बराबर होगी। अब हम जब m1 को डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है, देखें कि ये विड्थ, ये हाइट, तो असल में जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल जो बनेगी ये इसका एरिया होगा हमारे पास, मींस ये इसका एरिया हमारे पास m1
डेल्टा एक्स 1 के बराबर होगा। ऐसे जो नेक्स्ट ये विड्थ, ये हाइट और ये रेक्टेंगल का एरिया होगा। मींस पहला हम जो कर रहे हैं m1 डेल्टा x1 फिर प्लस m2 डेल्टा x2 ये एरिया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में ये रेक्टेंगल जो बनेगी इसका एरिया होगा प्लस m3 डेल्टा x3। नेक्स्ट इसी तरीके से ये हमारे पास एरिया होगा और ये आ जाएगा m4 डेल्टा x4 और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट ये एरिया बनेगा और ये एरिया कहलाएगा प्लस m5 डेल्टा x5 और इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये कहलाएगा m6 और डेल्टा x6। तो ये क्योंकि एक किस्म की इन रेक्टेंगल्स का एरिया जिसमें ये एरिया आगे ऐड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है फंक्शन एरिया अंडर द कर्व के लिहाज से, तो ये कहलाता है अपर सम। लोअर सम को भी इसी तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि जैसे इस इंटरवल के दरमियान जब हम कम से कम वैल्यू लेंगे तो वो ये है, तो उसमें जो रेक्टेंगल्स बनेगी वो ये रेक्टेंगल्स हमारे पास आएंगी। इसके लिहाज से ये रेक्टेंगल बन जाएगी और इसके लिहाज से ये रेक्टेंगल बनेगी और इसके लिहाज से ये रेक्टेंगल बन जाएगी, इसके लिहाज से ये रेक्टेंगल्स बन जाएंगी और इसके लिहाज से तकरीबन यही सेम ही रेक्टेंगल बनेगी, ये एरिया आ जाएगा। और इसमें कुछ एरिया जो है फंक्शन का रह जाता है जब हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, लेकिन ये लोअर सम कहलाता है। अब क्योंकि ये जो हमने जैसे पार्टीशन कंसीडर की थी, इस पार्टीशन के अंदर टोटल जो एलिमेंट थे आप नोट करें वो 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5, तो 6 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 7 एलिमेंट भी, 10 भी, तो बेतहाशा एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। तो इस इंटरवल ए बी के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस बनती हैं। तो ये जो इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस है इसके लिहाज से जो इन्फिमम वैल्यू होती है डेट इन्फिमम अपर सम की, ये कहलाती है हमारे पास अपर इंटीग्रल। और इसी तरीके से जो लोअर सम होता है इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होती है ये कहलाते हैं हमारे पास लोअर इंटीग्रल कहलाता है। यानी अगर हम अपर सम का इन्फिमम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन तो वो अपर इंटीग्रल कहलाता है, और लोअर सम का अगर सुप्रीमम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन वो लोअर इंटीग्रल कहलाता है। तो यही चीज़ आगे हमने मेंशन की है कि जो हम एक तो जो सुप्रीमम और इन्फीमम ले रहे थे वो पार्टीशन के लिहाज से ले रहे थे ए बी की, और दूसरे नंबर पर ये इंटीग्रल जो है ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स, दिस इज़ कॉल्ड अपर रिमान इंटीग्रल या सिर्फ अपर इंटीग्रल। और ये हमारे पास जो ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स ये कहलाता है लोअर रिमान इंटीग्रल या लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी रिस्पेक्टिवली। और अगर हमारे पास अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल्स इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि एफ रिमान इंटीग्रेबल है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर नहीं हम कहते कि एफ रिमान इंटीग्रेबल है। अगर इक्वल हो जाए फिर, और इसको हम लिखते हैं एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ ए बी वेयर आर ए बी डिनोट्स द सेट ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ए बी। और इसके अलावा द कॉमन वैल्यू ऑफ 1 and 2 इज़ डिनोटेड बाय, मीन्स जो हमारे पास अपर इंटीग्रल है या फिर लोअर इंटीग्रल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम उसको जस्ट सिंपली इस नोटेशन के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि आप जानते होंगे जब हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो इसका मतलब आप जानते होंगे, लेकिन हमने देखें यहाँ पर इंटीग्रल को बाय डेफिनेशन डिफ़ाइन किया है, और ये कहलाता है ये वाली जो नोटेशन जब हम इस तरीके से जैसे हमने डिफ़ाइन किया है ये कहलाता है रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी। और आप अगर नोट करेंगे डिफरेंट बुक्स को देखेंगे तो जो रिमान इंटीग्रल की नोशन है वो डिफरेंट बुक के लिहाज से डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो फ़िलासफ़ी होती है वो यही होती है जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।